Hi everyone, my YouTube channel Success Classes by BK सर में सभी का स्वागत है। तो आज हम जैव विविधता व संरक्षण चैप्टर जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक इससे प्रश्न आते हैं, तो यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण अध्याय है। महत्वपूर्ण तो इसे आज हम पढ़ेंगे और इसका संपूर्ण पाठ का रिवीजन करेंगे। जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे, और आप एक्स्ट्रा जो भी आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता व संरक्षण, जो कि लास्ट चैप्टर है और इससे बहुत से अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं इनमें इनसाइड दिस चैप्टर, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं, इन टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। तो जैव विविधता है, दूसरा जैव विविधता संरक्षण, रेड डाटा बुक, वन्य जीव के प्रबंधीकरण के प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संस्थाएं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और दिवस, और अगला है पॉइंट टू इंटरेस्ट और शब्दावली, अगला है एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और हम सबसे सरल भाषा में, क्योंकि ये इसका पूरा चैप्टर का, पूरे पाठ का, संपूर्ण पाठ का रिवीजन कर रहे हैं, और इसे आप जो भी यूपी बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं वो इसको अवश्य पढ़ें, अनदेखा न करें कि उससे अधिक प्रश्न आएंगे जो आपको बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक अंक दिलाने में सहायक होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है जैव विविधता। तो मैं मेन चीज बताऊंगा। तो जैव विविधता है पहला टॉपिक। तो जैव विविधता किसे कहती हैं? पृथ्वी पर जो भी विभिन्न जातियां पाई जाती हैं, विभिन्न जंतु या विभिन्न जीवधारी पाई जाती हैं, तो उनमें जो भी विविधताएं पाई जाती हैं उन्हें हम जैव विविधता कहते हैं। लेकिन इसके आधार पर देखोगे तो पृथ्वी के विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार की पादप व जंतु जातियां पाई जाती हैं। इन विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को ही हम जैव विविधता कहते हैं। तो ये हमारा जैव विविधता हो गया। ये सिंपल भी कर सकती हो कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न आवासों में पाई जाने वाली पादप व जंतु जातियों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हें ही हम जैव विविधता कहते हैं। तो पृथ्वी पर अलग अलग तरह के आवास हैं और इन आवासों में विशिष्ट अनुकूल युक्त जीव पाए जाती हैं। जैसे पृथ्वी पर लगभग 3 लाख बीटल भृंग जातियां होती हैं। भृंग जो बीटल कीट होते हैं, जातियां हैं 3 लाख, और 28,000 जो मछलियों की जातियां हैं, 20,000 से अधिक चींटियों व पादप आर्किड्स की जातियां हैं। तो इनमें जो भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता को देखकर कुछ प्रश्न दिमाग में उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी पर इतनी जातियां क्यों हैं? क्या ये जातियां पृथ्वी को उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हुई? जातीय विभिन्नता कहाँ से आती हैं? जैव मंडल में विविधता का क्या महत्व है? मनुष्य के लिए इसका क्या महत्व है? यदि जैव विविधता में कमी आए तो वह जैव मंडल व मानव पर क्या प्रभाव डालेंगी? तो ये हम जैव विविधता टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अगला है जैव विविधता। जैव विविधता को और हम डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम एडवर्ड विल्सन ने जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता के लिए दिया था। तो इसीलिए एडवर्ड विल्सन को हम
फादर ऑफ डाइवर्सिटी कहती हैं, यानी जैव विविधता के जनक एडवर्ड विल्सन हैं। तो जैव विविधता निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है: आनुवंशिक जैव विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। जातीय जेनेटिक डाइवर्सिटी, जातीय आनुवंशिक तो होती है, आनुवंशिक विविधता होती है जेनेटिक, और जातीय विविधता होती है स्पीसीज, और पारिस्थितिकी होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले देखते हैं आनुवंशिक जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो आनुवंशिक विविधता का तात्पर्य यहाँ एक ही जाति में पाई जाने वाली भिन्नता से है। जो एक ही जाति में पाई जाने वाली विभिन्नता से है, तो उसे जब वह विभिन्नता जो एक ही जाति में पाई जाती है उसे हम आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। जैसे सर्पगंधा, जिसका बॉटनिकल नेम है राउल्फिया वोमिटोरिया, ये इसकी अनेक किस्में हिमालय पर पाई जाती हैं, और इसकी अलग अलग किस्मों से अलग अलग सांद्रता वाला रेसरपिन नामक रसायन प्राप्त होता है, जो औषधि महत्व का पौधा है। इसी प्रकार चावल की लगभग 50,000 से 2 लाख, वो आम की 1,000 जातियाँ पाई जाती हैं। तो ये आनुवंशिक विविधता है, उसमें जीन एलील्स में विविधता के कारण ही उत्पन्न होती है। जो आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है वो जीन में या एलील्स में जो विविधता होती है उसके कारण ही उत्पन्न होती है। तो अगला है जातीय विविधता। अगला है दूसरा है जाति यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो जाति विविधता में किसी जाति की विभिन्न किस्मों व उसके निकट संबंधियों की विविधता को आंका जाता है। जैसे पश्चिमी घाट में उभयचरों की अधिक जातियां पाई जाती हैं, जबकि पूर्वी घाट में उभयचरों की कम संख्या पाई जाती हैं। तो इसमें ही जो विविधता पाई जाती है उसे ही हम जाति विविधता कहते हैं। तो इस अगला है इसका देखना, जाति विविधता का ये नमूना दिया है। नमूना फर्स्ट है, इसमें जो भी जीव पाए जा रहे हैं, जो भी पक्षी पाए जा रहे हैं, उनमें अनेक विभिन्नताएं पाई हैं, विभिन्नता या अंतर होता है। सेकंड में भी अंतर है, और ये थर्ड है, इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि इसमें अनेक जातियां पाई जा रही हैं। पक्षी भी है, जंतु विशालकाय जंतु भी हैं, और कीट भी हैं। तो इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, वो नमूना क्षेत्र 3 में। अगला है जो कि ये चित्र हैं वो प्रजाति विविधता के हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी के। ये भी जो भी ये हमने देखी जैव विविधता के जो भी फिगर हैं वो स्पीसीज डाइवर्सिटी के हैं। तो अगला देखते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यह विविधता किसी देश में पारिस्थितिकी स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता को दर्शाती है। जैसे रेगिस्तान, वर्षा वन, प्रवाल भित्ति, आर्द्र भूमि, पतझड़ वन, ज्वार नदमुख या एस्चुरी, मैनग्रोव वनस्पति आदि पारतंत्र की विविधता भारत में नॉर्वे से अधिक है। तो पारिस्थितिकी विविधता भी 3 प्रकार की होती है। एक तो अल्फा डाइवर्सिटी, जो एक ही समुदाय के अंतर्गत होती है। इनमें किसी एक ही आवास या समुदाय में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों में जो भी विभिन्नता पाई जाती है उसे ही हम अल्फा विविधता कहते हैं। जैसे एक छोटे उद्यान वन में विभिन्न पादपों की जातियों सदस्यों में जो भी विभिन्नता पाई जाती है उसे ही हम अल्फा जैव विविधता कहते हैं। अगला है बीटा विविधता यानी बीटा डाइवर्सिटी। यह अलग अलग समुदायों में पाई जाने वाली विभिन्नता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के समुदाय या अलग अलग आवासों में पाई जाने वाली विभिन्नता को दर्शाता है। जैसे हिमालय पर अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति का पाया जाना,
स्थल व जल तंत्रों में पाए जाने वाली जातियों में जो भी भिन्नता पाई जाती है उसे हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। अगला है गामा विविधता। तो गामा डाइवर्सिटी क्षेत्रीय विविधता में जो भी भिन्नता पाई जाती है उसे ही हम गामा विविधता कहते हैं, जिसमें एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न आवासों की जैव विविधता को शामिल किया जाता है। अगला टॉपिक है पृथ्वी पर तथा भारत में कितनी जातियां पाई जाती हैं। तो इससे यह क्वेश्चन तो इससे पृथ्वी या भारत में कितनी जातियां पाई जाती हैं, आज से लगभग 250 वर्ष पहले जातियों की पहचानना व उसका रिकॉर्ड बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। तो ये लगभग 15,000 नई जातियां खोजी जा रही हैं, परंतु फिर भी IUCN, इसका पूरा नाम विस्तार रूप आता है इसका IUCN। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये IUCN का पूरा नाम है। तो इसके 2004 के आंकड़ों के अनुसार अभी तक 1.5 मिलियन या 15 लाख जातियों को ही खोज पाए हैं। यानी इनकी जातियों की खोज हुई है 15 लाख जातियों की, लाखों जातियों को अभी खोजा जाना बाकी है। कुछ अनुमानों के अनुसार पृथ्वी पर 20 से 25 मिलियन यानी 200 से 250 लाख जातियां बताई गई हैं, परंतु रॉबर्ट मेह के आकलन के अनुसार रॉबर्ट मेह के आकलन के अनुसार वैश्विक जाति विविधता में 7 मिलियन यानी 70 लाख जातियों का आकलन किया गया है। उनके अनुसार अभी तक केवल 20% जातियों को ही खोजा जा सका है। अगला देखते हैं। शीतोष्ण देशों में शीतोष्ण देशों में देशों में अभी तक अधिक जातियों की खोज हुई है, जबकि उष्णकटिबंधीय देशों में विविधता अधिक होते हुए भी अभी तक बहुत सी जातियों को खोजा जाना शेष है। तो ये तो पेपर में नहीं आती हैं, इसे हम जल्दी जल्दी देखते हैं। और विश्व में खोजी गई जातियों का आकलन। तो यह विश्व में कुल जातियां 70% भाग जंतु जातियों और 22% पादप जातियों का है। पादप जातियों में शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, आवर्त, अनावर्तबीजी पादप तथा शेष में 8% अन्य जीव हैं। तो ये प्रश्न में आते नहीं है। जंतुओं में कुल संख्या 70% से अधिक कीटों की है, जबकि प्रत्येक में 10 में से 7 जंतु कीट श्रेणी की होती हैं। और इसी प्रकार इसे विश्व में अभी तक पहचान की गई जातियों की सारणी इस प्रकार है। उच्च पादपों की जो संख्या है वो 2,70,000, कशेरुकियों की 53,339, और मछलियों की 26,959, उभयचरों की 4,780, सरीसृपों की 7,150, पक्षी की 9,700, स्तनधारियों की 4,650, शैवालों की 40,000, कवक की 72,000, जीवाणुओं की 40,000, नील अर्ध शैवाली इसमें शामिल हैं, विषाणुओं की 1,550, क्रस्टेशियन की 43,000, कृमि की 25,000, और मोलस्का की 70,000, प्रोटोजोआ की 40,000, कीट की कीट को जो 1,25,000। और भारत में जैव विविधता। तो ये क्वेश्चन इससे कम आती हैं, इसे अब देखते हैं प्रश्न स्वयं हल करने हैं। जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए जैव विविधता शब्द किसने दिया। तो यह शब्द एडवर्ड विल्सन ने दिया था।
एडवर्ड विल्सन ने दिया था। भारत में आनुवंशिक रूप से विभिन्न धान की लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो विभिन्न धान की जातियां 50,000 के लगभग पाई जाती हैं। सो देखते हैं हाल। और देख, तो IUCN का शब्द का विस्तार, IUCN का शब्द का विस्तार लिखिए। तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स होता है। रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में कितनी जातियां हैं? और ये विश्व की जैव विविधता में भारत की जैव विविधता को कितनी प्रतिशत लिखिए। तो देखते हैं इसका। 50,000 से अधिक हैं ये जातियां हैं। दूसरे का है आनुवंशिक रूप से विभिन्न धान के लोग कितनी जाति पाई जाती, तो 50,000 से अधिक जातियां हैं। और रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में कितनी जातियां हैं, तो इसकी 70 लाख हैं रॉबर्ट मे के अनुसार। और विश्व की जैव विविधता में भारत की जैव विविधता को प्रश्न लिखिए। तो भारत की 8.1% है। और देखते हैं अगला। अकशेरुकी प्राणियों में किस वर्ग के प्राणियों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो कीट वर्ग का है। और कशेरुकी प्राणियों में किस वर्ग का है, तो मत्स्य वर्ग का है। तो ये क्वेश्चन हुए, इनकी आंसर है ये। ये क्वेश्चन कम आते हैं, इसे हम देखते हैं धीरे। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं ऐसे तो मेरा वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं वही करा रहा हूँ जो पेपर में आते हैं। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ये वाले ये पादप हैं ये सब। जाति क्षेत्र संबंध है ये। अगर लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। इसका जो भी होता है, इसका ये log S = log C + log A। यहाँ S जाति समृद्धि है, ये क्षेत्रफल है, Z रेखीय वक्र है, और C = अंतःखंड वगैरह ये अगर ले सकते हैं, लेकिन ये आता नहीं है, इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान न दें। जो प्रश्न आते हैं उन्हें हम देखते हैं। अगले जो स्वयं हल करें, यह पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता। इन क्वेश्चनों को देखते हैं, ये इनमें से आ सकते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? और अगला है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव जैव विविधता दक्षिणी अमेरिका के अमेजन अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अगला है, जातीय समृद्धि और क्षेत्र के बीच संबंध लघुगणक पैमाने पर किस रूप में दिखाई देता है, तो सीधी रेखा के रूप में दिखाई देता है। रिवेट पॉपर रिवेट पॉपर पर कल्पना किसने प्रस्तुत की? तो ये पॉल एहर ने की थी। और अगला है, वर्गकों की व्यापक किस्मों के लिए जाति समृद्धि क्षेत्र के बीच संबंध का आरेख आयताकार अति परवलय के रूप में प्राप्त होता है। तो इसे कैसे सूत्रबद्ध करेंगे? तो इसका सूत्र ये है, S = CAZ। तो इस सूत्र को देखना। अगला है, नई विलुप्त जातियों के नाम लिखिए। तो नई विलुप्त जातियां हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। नई विलुप्त जातियों के नाम लिखिए इस समय। तो इसमें डोडो कोएगा थाईलेसिन स्टिलर समुद्री गाय एवं बाघ की बाली जावा व कैस्पियन उपजाति आदि हैं जो विलुप्त नई विलुप्त जातियां हैं। अगला है,
इस समय जातियों का कौन सा विलोपन अग्रसर है? तो इसका छठा। और देखते हैं पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो इसे पृथ्वी फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। और अगला है नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो वहां की स्थानीय जो सिचलिड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। तो ये हमारा जैव विविधता एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं जैव विविधता संरक्षण। तो जैव विविधता संरक्षण में हम देखते हैं जैव विविधता संरक्षण यानी बायोडायवर्सिटी कंसर्वेशन या कंजर्वेशन। तो जैव विविधता संरक्षण के 3 प्रमुख कारण हैं: संकीर्ण रूप से उपयोगी और व्यापक रूप से उपयोगी और नैतिक। ये है। तो जैव विविधता संरक्षण यानी जो जीव जातियां हैं उन्हें हम संरक्षण सुरक्षित करना, उन्हें बचाना, विलुप्त होने से उन्हें संरक्षण प्रदान करना ही जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। तो यह संरक्षण इस संरक्षण के प्रमुख 3 कारण है: संकीर्ण रूप से उपयोगी और व्यापक रूप से उपयोगी और नैतिक। यानी संकीर्ण रूप से तो इसमें वे कारण आते हैं जिनसे मानव के छोटे छोटे कार्यों की पूर्ति होती है, जैसे भोजन, रेशे, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, दवाइयाँ, रंग दवाएं, कीटनाशक, गोंद, रेजिन आदि श्रेणी में आती है। वर्तमान में 25,000 से अधिक पादप ऐसे हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की दवाएं बनाई जाती हैं, या कहें कि वर्तमान में प्रचलित दवाओं में 25% दवाएं पादपों से प्राप्त होती हैं। तो वे इस प्रकार जिस संकीर्ण रूप से यानी कुछ ही इनका उपयोग होता है, कुछ व्यापक रूप में, कुछ जो कम इनका उपयोग होता है, कुछ ही और व्यापक उनका बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े व्यापक रूप में इसका उपयोग होता है, जिसमें जैव संपदा के वे उपयोग आते हैं जिनका मूल्य नहीं आंका जा सकता है, और ये बहुत बड़ी उपयोग होती है। जैसे पौधों से प्राप्त ऑक्सीजन जो हमारे लिए प्राण वायु, अकेला अमेजन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का 20 भाग उत्पादित करता है और पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन। इस प्रकार तो जैव विविधता नैतिक में आता है जैव विविधता संरक्षण में हमारे नैतिक मूल्यों का भी उपयोग होता है। मनुष्य यह अच्छी तरह से जान चुका है कि उसका अकेले का अस्तित्व संभव नहीं है। यदि उसे अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसके चारों ओर पाए जाने वाले पादप, जंतुओं, सूक्ष्मजीवों को भी साथ रखना होगा, क्योंकि इन सभी का अपना महत्व होता है। अगला है जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करेंगे। तो जैव विविधता के महत्व को जान लेने के बाद यह निश्चित हो जाता है कि जैव विविधता इसे सुरक्षित और संरक्षित रखना ही अति आवश्यक है। इसे संरक्षित करने के लिए मुख्य दो तरीके हैं, यानी जैव विविधता संरक्षण 2 प्रकार से होता है: सो स्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। इन सिटू कंजर्वेशन और बाह्य स्थानीय एक्स सिटू। तो इन स्व स्थानीय संरक्षण वो होता है जिसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करके उन्हें सुरक्षित या संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट आती हैं: राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव और जीवमंडल, आरक्षित क्षेत्र और सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो इन्हें देखते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट जैव विविधता हॉटस्पॉट में तो यह संकल्पना 1988 में नॉर्मन मेयर ने दी थी, या नॉर्मन मेयर मान लो। इसमें उन क्षेत्रों को रखा जाता है जिनमें अत्यधिक जाति समृद्धि होती है।
तो जिनमें अत्यधिक जाति समृद्धि होती है तथा उच्च स्थानिकता दर्शाती है। तो ये जातियां दूसरे स्थानों पर नहीं पाई जाती हैं। सर्वप्रथम 25 हॉटस्पॉट थे, परंतु वर्तमान में विश्व में या संसार में 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाई जाती हैं। 34, जो विश्व का 2% क्षेत्रफल के बराबर है। इन्हें सुरक्षा प्रदान करने से जातियों को विलोपन दर को 30% तक कम किया जा सकता है। भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाई जाती हैं: पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान सरकार द्वारा घोषित किए गए आवास परिरक्षण क्षेत्र हैं जहां वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है। तो इनकी रखरखाव इसमें भी इनका निर्माण केंद्र सरकार, इनको राष्ट्रीय उद्यानों का जो स्थापना जो राष्ट्रीय उद्यानों को स्थापित करने का कार्य केंद्र सरकार करती है, परंतु इसका रखरखाव और व्यवस्था और जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अतः 1988 में भारत में 66 राष्ट्रीय उद्यान थे, जिनकी संख्या वर्तमान 90। इन क्षेत्रों में मानव का स्वतंत्र प्रवेश निषेध होता है। यह भारत के कुल क्षेत्रों 1% भाग के बराबर है। अब है वन्यजीव अभ्यारण्य। इन्हें सेंचुरी भी कहते हैं। यह सामूहिक रूप से आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पादप जंतुओं की स्थानीय जातियों तथा अवगमन करके जातियों को अनुकूल परिस्थितियों से प्रदान की जाती हैं। तो इस समय भारत में 448 वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी सेंचुरी है या प्राणी विहार है। तो ये हम पढ़ा चुके हैं। इसमें राज्य सरकारों के अधीन होती हैं और इसमें व्यक्ति का स्वामित्व भी होता है। अब देखते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। जैव मंडल आरक्षित वे बहुउद्देशीय प्रतिबंधित सुरक्षित क्षेत्र हैं जहां जैव विविधता आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करती हैं। तो वर्तमान में 95 देशों में लगभग 411 जैव मंडल क्षेत्र हैं और भारत में 1979 में 14 क्षेत्रों को इनके लिए चुना गया था, परंतु वर्तमान में भारत में 15 जैव मंडल क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं। प्रत्येक जैव मंडल क्षेत्र के 3 भाग होते हैं, 3 अन्य क्षेत्र होती हैं। इसमें एक वो जो बीच का होता है उसे हम कोर जोन कहते हैं, और जो मध्य का होता है उसे हम बफर जोन कहते हैं, और जो लास्ट का होता है उसे हम मैनिपुलेशन जोन या कुशल योजना अन्य क्षेत्र कहते हैं। तो देखते हैं इसे। कोर क्षेत्र में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानवीय क्रिया या हस्तक्षेप की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। इसमें तो मानव की कैसी भी हर प्रकार की क्रियाओं पर, मानवीय क्रियाओं पर प्रतिबंध लगा होता है। बफर जोन में इसमें मानव क्रियाओं की सीमित अनुमति होती है, जबकि तीसरे कुशल योजना क्षेत्र में इसमें मानव के लाभकारी उत्पादों को प्राप्त करने की पूर्ण अनुमति होती है। लेकिन ऐसे जीव जंतुओं पर आदिवासी अपने पशुधन के साथ रहते हैं, पर इस क्षेत्र का उपयोग शोध कार्यों, उत्पादों प्राप्त करने और पुनर्वास के लिए किया जाता है। अब है बायोस्फीयर की विशेषताएं, प्रारक्षण की विशेषताएं। तो विशेषताएं देखिए। अब इसे क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बायोस्फीयर विशेषताएं: जैव मंडल प्रारक्षण में पूरी तरह संरक्षित होनी चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। बायोस्फीयर प्रारक्षण में पारिस्थितिक संतुलन, शोध कार्यों तथा शिक्षा मध्य पूर्ण सहयोग संबंध आवश्यक होता है। इसके ये उद्देश्य हैं, बायोस्फीयर के उद्देश्य हैं। इसे आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यह बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब बायोस्फीयर जो प्रारक्षण कार्यक्रम 1971 में प्रारंभ हुआ और तथा प्रथम बायोस्फीयर क्षेत्र 1976 में बनाया। इसका निर्माण यूनेस्को के मनुष्य तथा जीव मंडल कार्यक्रम MAB
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाता है। यूनेस्को तथा यूएनईपी दोनों ने मिलकर एक टास्क फोर्स का निर्माण किया, जिसमें 1981 में बायोस्फीयर प्रोजेक्ट के उद्देश्य बताए गए। तो ये उद्देश्य हैं और इसके उद्देश्य हैं संरक्षण की रूपरेखा बनाना, उसका क्रियान्वयन करना। इसके स्क्रीनशॉट ले लिए या लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। और अगला है सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं। तो भारत एक भावना प्रधान देश है। इसमें लोगों की भावना पेड़ों जानवरों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। तो इसमें भी अनेक निम्नलिखित प्रकार से, जैसे कुमाऊं क्षेत्र के देवदार वन मंदिरों के कारण सुरक्षित है। मेघालय में जैंतिया के वन एवं खासी पहाड़ियां, और राजस्थान की अरावली पहाड़ियां, छत्तीसगढ़ में सूरज, सरगुजा, चंदा और बस्तर क्षेत्र आदि इनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। इन सभी वनों को पवित्र वन व झीलों को पवित्र झील भी कहते हैं। तो इस प्रकार अगला देखते हैं राजस्थानी संरक्षण एक्सेस टू कंजर्वेशन। तो इस प्रकार संरक्षण जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर मानव निर्मित आवास में रखा जाता है, इसलिए इसे राजस्थानी संरक्षण कहते हैं। इसके अनेक तरीके हो सकते हैं, जैसे जंतु उद्यान, जूलॉजिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, और जंतु घर, जू, निम्नता परिरक्षण प्रयोगशालाएं, जीन बैंक, जीन लाइब्रेरी, बीज बैंक, वीर बैंक, युग्मक बैंक, पात्र निषेचन, ऊतक संवर्धन आदि इसके अंतर्गत आती हैं, जिससे हम जंतुओं को संरक्षण प्रदान करती हैं। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं, से जल्दी जल्दी से देखते हैं। अगला देखते हैं, स्वयं हल करें। भारत से संबंधित जैव विविधता को हॉटस्पॉट कौन से हैं? भारत से संबंधित जैव विविधता हॉटस्पॉट 3 है: पश्चिमी घाट और श्रीलंका और इंडो बर्मा और हिमालय। पवित्र उपवन किसे कहते हैं? तो पवित्र वन उपवन ऐसे स्थल जहाँ पादपों जंतुओं को सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्व होने के कारण उन्हें संरक्षण प्राप्त होता है, उन्हें पवित्र उपवन कहते हैं। निम्न ताप परिरक्षण तकनीक के अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को कितने तापमान पर द्रव नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है? तो इन्हें -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अत्यधिक निम्न ताप पर, जिससे वे सक्रिय रहती हैं, नाइट्रोजन गैस उनमें होती है। जैसे जो भी डॉक्टर वगैरह होते हैं सीमन रखने के लिए, वे नाइट्रोजन गैस में शुक्राणुओं को संरक्षित रखती हैं, तो वे निम्न ताप पर होता है। अगला है सन 1992 जैव विविधता पर पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। भारत में कितने जैव विविधता विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? 34। भारत में कितने जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है? 14। स्वस्थानीय संरक्षण से क्या तात्पर्य है? इसके अंतर्गत संकटापन्न जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित या संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसे ही हम स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। अब है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक ऐसी जातियां की सारणी जो लुप्त होने के कगार पर है। ऐसी जातियों की सारणी है जो लुप्त होने के कगार पर है। भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्रमशः जंतुपाद जातियों का सर्वे कर इन जातियों को सारणीबद्ध करते हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं। भारत में लगभग 350 स्तनधारी प्राणियों की जातियां तथा 1224 पक्षी जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 69 पक्षी और 53 स्तनधारी जातियां लुप्त होने के कगार पर है। भारत में विश्व की लगभग 10 पक्षी और मछलियों की जातियां पाई जाती हैं। IUCN के अनुसार भारत में लगभग 172 प्राणी जातियां संकटापन्न व दुर्लभ बताई गई हैं, जो निम्न प्रकार हैं। तो इसमें जो भी है ये सारणी है, ये किसी काम की नहीं है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन इतने डीपली नहीं आती हैं। तो ये आपके जो भी संकटग्रस्त हैं वो इस प्रकार हैं। लाल सिर वाली बटेर है, अंतिम बार 1945 में देखी गई थी। ये अंतिम 1945 देखी गई थी। कृष्ण सार जो
चिंकारा है, भेड़िया है, अनुपमृग है, श्वेत सारस है, ये सब ये विलुप्त हैं सब। इसके अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों में भी अनेक जातियां संकटग्रस्त हैं जो निम्नलिखित है: अफ्रीकी चीता, अफ्रीकी सिंह, रूसी ध्रुवी भालू। ये देख लेना, ये सब स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ये भारत की हैं, ये भारत की में सत्र एशियाई गधा, चीता, गैंडा, बाघ और नीलगाय, भारतीय कुरंग, बारहसिंगा, तो गिर सिंह। ये देखते हैं इसके बाद इसके विश्व में भी 19 हैं। फ्लोरिडा, तेंदुआ, हवाई राजहंस, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की डाटा बुक की खतरे में पड़ी प्रजातियों की सूची में शामिल किए गए कुछ भारतीय प्राणियों की सूची। तो ये क्रम संख्या सामान्य नाम है, वैज्ञानिक नाम है इनके, देश का क्षेत्र जहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो सिंह पुच्छी बंदर, तो इसका वैज्ञानिक नाम मकाका साइलेनस है, जो पश्चिमी घाटों में सदाबहार वन में पाया जाता था। तो ये स्तनपायी यानी स्तनधारी हैं। तो इन स्तनधारियों को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब है सुनहरा लंगूर, प्रसवाइटिस गोई, ये असम भूटान के हिमालय की तराई में पाया जाता था। दृढ़लोमी खरगोश कैप्रोलेगस स्पिडिस, ये हिमालय की तराई असम में पाया जाता था। तो इस प्रकार बहुत सी हैं, इसमें बाघ है, पैंथरा टाइग्रिस है, संपूर्ण भारत में पाया जाता था, भारतीय हाथी वगैरह। तो इसी प्रकार ये पक्षी हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें देख सकते हैं। लेकिन इतना डीपली पेपर नहीं आता है, तो आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे तो सरीसृप वगैरह है, ये देख लेना। और अगला है भारत में तो विश्व में उपस्थित पादप जातियों को लेकर जोखा ये है कि जीवाणु किस भारत में विश्व में कितने वजन की जातियां प्रतिशत, ये है ब्रायोफाइटा, ये इनकी प्रतिशत दिया है। और इसमें अगला देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इनमें इसमें संपूर्ण जैव समुदाय का संरक्षण किया जाता है। तो ये इनमें अंतर है, इस अंतर को देख सकती हो तीनों में। इन तीनों का इसमें इसमें किसी जाति विशेष का संरक्षण किया जाता है अभ्यारण्य में। और जैवमंडल आरक्षित, इसमें पूरे पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में इसमें संपूर्ण जैव समुदाय का संरक्षण किया जाता है। तो इसमें आप इन्हें अंतर देख लेना। दूसरा है इसमें पर्यटन और मानव, इसमें पर्यटन मानव आवागमन संभव है, पर्यटन मानव हस्तक्षेप निषेध होता है। और इसमें पर्यटन व मानव हस्तक्षेप निषेध होता है। ठीक है, तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है वन्य जीव के प्रबंधीकरण के प्रयास। तो इसके लिए IUBCP इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायो रिजर्व कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है इसकी IUBCP इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायो रिजर्व कंजर्वेशन प्रोग्राम। वह अन्य संस्थाएं निम्न प्रकार से प्रबंधन करती हैं। तो जो भी इनमें प्रबंधन होता है, जो विलुप्त जातियों के संरक्षण के लिए जो भी प्रबंधन होते हैं वो इसके द्वारा ही किया जाता है, जिससे जातियों को हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो अगला है अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संस्थाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय इसमें साइटस है। तो 1973 में अमेरिका में इस संस्था की रूपरेखा बनाई गई और 1975 में 80 देशों के हिस्सा करने के बाद यह संस्था अस्तित्व में आई है। विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण संस्था है, इसके वर्तमान में 123 सदस्य हैं। अब है ट्रैफिक।
इसे साइटस ने ही स्थापित किया है। यह वन्य जीवों से प्राप्त उत्पादों, हड्डी, फर, खाल, सींग, दांत के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की मॉनिटरिंग करती है। और अगला है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करती हैं। इसी ने 1969 रेड डाटा बुक में दुर्लभ संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध किया था। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य व दिवस। तो जैव विविधता को महत्व को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित दिवस मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व प्राणी दिवस 3 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 4 अक्टूबर, विश्व संरक्षण दिवस 3 दिसंबर। चीता, लघु एवं श्रृंगी गैंडा, पहाड़ी बटेर, गुलाबी लाल शीर्ष वाली बतख हाल ही में भारत में लुप्त हो गए हैं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जो यूपी में शुरू में था लेकिन अब उसे उत्तराखंड में है। और इसमें संकटग्रस्त जातियां हैं। ये जातियां जिनके सदस्यों के मानव शिकार, प्राकृतिक आवासों की कमी के कारण बहुत कम हो गई है और लुप्त होने के कगार पर है। उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहती हैं। उदाहरण सिंह, एक सींग वाला गैंडा। दुर्लभ जातियां दुर्लभ जातियां वे जातियां जो विश्वव्यापी नहीं है, केवल विश्व में कुछ सीमित स्थानों पर पाई जाती हैं, उन्हें दुर्लभ जातियां कहते हैं। जैसे कंगारू है, कीवी है, शुतुरमुर्ग है। तो ये कुछ ही विश्व में, संपूर्ण विश्व में नहीं पाई जाती हैं। विश्व में ये विश्वव्यापी नहीं होते, केवल विश्व के कुछ ही सीमित स्थानों पर पाई जाती हैं। और दूसरी है सुभेद। तो वे जातियां जो वर्तमान में सामान्य संख्या में, परंतु भविष्य में प्राकृतिक आवासों में कमी आने के कारण यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आने वाली हैं। इन्हें सुभेद जाति कहती हैं। यह विश्व की सीमित भूभाग पर ही पाई जाती हैं। तो अगला है पॉइंट टू इंटरेस्ट। ये पॉइंट है, तो इन्हें पढ़ें। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव जातियों की विविधता को जैव विविधता कहती हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव जातियों की जो विविधता होती है उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। अगला है बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक आवासों की कमी व अनियंत्रित शिकार वन्य जीवों की विलुप्ति का प्रमुख कारण है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा बनाई गई ऐसी पुस्तक है जिसमें लुप्त होने के कगार पर पहुंची जातियों की सूचीबद्ध किया जाता है। भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रमशः जंतुपाद जातियों का अध्ययन कर उनकी स्थिति का ध्यान रखते हैं। जिसमें अमरीकी दक्षिण अफ्रीकी प्रवृत्ति विश्व में अमरीकी दक्षिण प्रवृत्ति सींग यात्री कबूतर व कैरोलिन तोता लुप्त हो चुका है, जबकि भारत में चीता, लघु एवं श्रृंगी गैंडा, पहाड़ी बटेर, गुलाबी सिर वाली बतख हाल ही में लुप्त हो गए हैं। और राष्ट्रीय उद्यान ऐसे सुरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ वन्य जैव समुदाय को संरक्षित किया जाता है। भारत में वर्तमान में कुल 85 नहीं, लगभग 96 राष्ट्रीय उद्यान है। तो अभयारण्य ये सुरक्षित क्षेत्र है जहाँ किसी जातियों को विशेष को संरक्षित किया जाता है। तो बायोस्फीयर संरक्षण विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाता है। जंतुपाद जातियों के साथ साथ वहाँ की मूल आदिवासी जातियों में संरक्षित रहती है। तो ये बायोस्फीयर संरक्षण क्षेत्र में 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। कोर जोन, बफर जोन और कुशल योजना जोन। ये 3 होते हैं। भारत में राष्ट्रीय जंतु विभाग को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। भारत में वर्तमान में 14 राज्यों में 30 प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 5 बाघ प्रोजेक्ट, इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। अब शब्दावली। जैव विविधता रेड डाटा बुक। संरक्षण जीन पूल। एक ही जाति के समस्त जीवों में पाए जाने वाले जीन समूह को जीन पूल कहते हैं। जीन बैंक। तो जी आप इनका
स्क्रीनशॉट लीजिए इन्हें और पढ़िए। वन्य जीव है, अभयारण्य है, ये सब लिखा चुके हैं। एनसीईआरटी के प्रश्न है, जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। तो आप जैव विविधता के आनुवंशिक विविधता, जाति विविधता, पारिस्थितिक विविधता है। पारिस्थितिकी किस प्रकार विश्व की कुल जातियों का आकलन करती है? तो इसके लिए 2 मुख्य तरीके हैं, देखिए इसके। क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें देखते हैं। विश्व की जैव विविधता, भारत का योगदान कितना है? 8.1%। भूमध्य रेखा की ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता क्यों बढ़ती है? क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ताप में कमी आती है, जिससे विशिष्ट अनुकूलित जीव ही इन क्षेत्रों में रह पाते हैं। पवित्र उपवन के आयन की संरक्षण में क्या भूमिका है? पवित्र उपवन वनों के वे भाग हैं जो धार्मिक स्थलों के चारों ओर उत्पन्न किए गए हैं। यह राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बहुत से संकटग्रस्त, दुर्लभ और नुमाते पादप व जंतु जातियों के संरक्षण में मदद करती हैं। जनजातियों द्वारा वनोन्मूलन को कठोरता से रोका जाता है, इसलिए यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध होता है। किस वैज्ञानिक के अनुसार किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के लिए साथ बढ़ती है? जन्म प्रकृतिविद। तो देखते हैं, अब देखते हैं आगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आज हम इतना ही, अगला भाग देखेंगे कल। देखते हैं, जो भी रह गया उसे हम कल देखेंगे। ओके, धन्यवाद। और इसे अवश्य पढ़ें, और इससे सबसे अधिक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो कौन सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, यूपी बोर्ड के साथ साथ अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए इसे अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।